अभी जो है वो जैसा कि अभी एक प्रेज़ेंटेशन जो है वो अभी जैस जी ने पूरी जो है वो डिफ़ाइन करके बताई है और उसमें बड़े एंथुसियास्टिकली उन्हें जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को लेकर या उसके जो प्लान्स हैं एएमजी, आरएएमजी और उनको लेके जो है वो डिफ़ाइन किए सिचुएशन के क्या है और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो बाकी इसको लेकर के एक क्या कहते हैं डिविडेंड या फिर उसको स्टॉक को लेके जिसको क्योंकि हम एक आईपीओ के फ़ेज़ में बढ़ रहे हैं आगे और ये आईपीओ का फ़ेज़ है जो अभी प्री आईपीओ के का इस वक़्त जो फ़ेज़ चल रहा है वो प्री आईपीओ का है और आगे जो फ़ेज़ चलेगा जो वो आईपीओ का है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जिसमें डिविडेंड और बहुत सारी दूसरी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। उसमें होता ये है कि जो एक कंपनी है वो एक जब ग्रो करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो है वो प्री आईपीओ फ़ेज़ के ही प्लेयर्स को होता है। और इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो बीइंग एन एक्सचेंज जब हमने वेडनेसडे को करा था, वेडनेसडे को कॉइन बेस की लिस्टिंग हुई है और डायरेक्ट लिस्टिंग थी आईपीओ में, नैस्डैक में और वो लिस्टिंग होते के साथ ही $250 का शेयर जो है वो अप टू $450 तक भी गया और अभी वो 320 और $330 तक जो है वो क्या कहते हैं ट्रेड हो रहा है। इसमें जो है वो शुरू के इन्वेस्टर्स थे और एक जो है वो मैं तो पर्सनली भी एक थे इन्वेस्टर उनको भी जानता हूँ और उन्होंने बहुत पहले जो है वो 2013 में कॉइनबेस में इन्वेस्टमेंट करी थी और $300,000 की करी थी। यानी 2013 में जब कॉइनबेस को कोई जानता भी नहीं था और वो एक ये काम यूएस बेस्ड एक्सचेंज की तरह शुरू करने जा रहे थे। तो वो $300,000 जो है वो उनके जो आप ये कह सकते हैं कि 7 इयर्स में और ऑलमोस्ट 8 इयर्स में 8 इयर्स में वो इस वक़्त $6 बिलियन उनके जो है वो उससे भी ज़्यादा बल्कि बन गए हैं। जो कॉइनबेस की लिस्टिंग के बाद, जो कि उनको शेयर्स मिले थे और जो उनकी शेयर की वैल्यू थी। तो 6 टू 7 इयर्स का टाइम फ्रेम है नो डाउट म बट इस 6 से 7 साल में मुझे नहीं लगता है कि अगर $3 लाख जो है वो अगर आप या चलें ₹3 लाख भी हम बात करते हैं, वो इंडियन हो गए या पाकिस्तानी हो गए, उसको अगर आप करने जाते हैं तो ऑल टुगेदर आपको इतना बड़ा कोई बेनिफिट दे सकती है कोई चीज़। तो ये तो थी एक विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट और जो टेक्नोलॉजीज़ की अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और जो लिस्टिंग हो रही है और उसमें मतलब कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और कितने जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ये तो एक बात थी। उसी के साथ-साथ कॉइनबेस जिस तरह लास्ट 7 इयर्स में ग्रो करता गया, उसमें उसका जितना भी यानी कि वॉल्यूम और सिर्फ़ ये कॉइनबेस का नहीं, किसी भी एक्सचेंज में या फाइनेंस के ऑपरेशन में या किसी भी तरह के बिज़नेस में, जो भी शेयर जो है वो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का था या इनिशियल इन्वेस्टर्स का था, वो जो था, उसके अंदर जिस तरीके से वो लोग ग्रो करते गए कंपनी, उसी तरह उनको भी क्वार्टरली रिपोर्ट्स के ऊपर एक डिविडेंड मिलता गया। तो वो $300,000 जो या ₹300,000 जो भी इन्वेस्टर के थे, वो तो ऑलरेडी पता नहीं कितने टाइम्स बन चुके हैं, प्लस ये जो एडिशनल वैल्यू है अब 300,000 से 6 बिलियन यानी 3 लाख से 6 अरब। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है और मतलब पता नहीं कितने मल्टीपल्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे ख्याल है 2000 टाइम्स जो है वो आपके मनी हो गई है यानी $1 जिसने लगाया वो 2000 या 20,000 के करीब जो है वो बन गया है। सो डू द मैथ। तो दिस इज़ द थिंग एक तो है वैल्यू प्रोपोज़िशन इन टर्म्स ऑफ जो प्री आईपीओ से आईपीओ की स्टेज पे जा रहा है और जो लिस्टिंग के बाद जो आपको मिला और जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी और प्री आईपीओ फेज़ से जब आईपीओ फ्लोर पे गया है, उसकी लिस्टिंग के बीच का जो पीरियड है वो 1 साल का हो, 5 साल का हो या 7 साल का हो, उसके बीच में जो भी डिविडेंड्स चार्ज हुए, वो भी आपको उसका भी एडवांटेज हुआ। तो जो बात हो रही थी कि प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा जो है वो बेनिफिट है और कितना बड़ा जो है वो हमारा ऑल टुगेदर एक लुक्रेटिव इंसेंटिव बन सकता है किसी भी इन्वेस्टमेंट फर्म का या इंडिविजुअल का, वो यहाँ पे थोड़ा-सा बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये दिस इज़ ओनली वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल इसके अलावा बहुत सारी और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। सो हमारा एक बीइंग अ कन्वेंशनल आईपीओ फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू द लेटेस्ट एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरीके से जो है वो फर्दर डेवलपमेंट हो रही है वैल्यू प्रोपोज़िशन में भी और दूसरी चीज़ों में भी। इसके बाद हम आ जाते हैं कि लास्ट जो है वो 2-3 डेज़ में एक बहुत ही बड़ा जो है वो क्या कहते हैं डाउन साइजिंग हुई है विद रिस्पेक्ट टू द कॉइन मार्केट जो अगर हम इसका डिस्कस करें और बहुत बड़ा चंक जो है वो वॉल्यूम का इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बाहर आया और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 2-3 डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने जो है, वो उन्होंने ये नहीं करा है कि किसी चीज़ को बैन किया है, उन्होंने कोशिश करी है कि चीज़ों को रेगुलराइज़ किया जाए व्हिच इज़ वेरी बेनिफिशियल। मगर कुछ लोग जो है वो चीज़ों को पॉज़िटिव लेते हैं, कुछ लोग जो है वो चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं।
तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक मार्केट में एक थोड़ा-सा जो है वो करेक्शन आ गया। तो अभी आप देखेंगे कि यानी एक सिंगल ट्वीट में, और वो ट्वीट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें यही था कि कुछ जो यूएस ट्रेजरी टू चार्ज सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज़। तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो केवाईसी और इसकी उसमें लेकर आने का है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो कि हर कोई करता है और हमारा भी एक्सचेंज करता है, दूसरे एक्सचेंजेस भी करते हैं, क्योंकि केवाईसी, एएमएल रिपोर्ट्स जमा होती हैं, तो इसके अंदर लाने के व्हिच इज़ वेरी बेनिफिशियल। बस ये न्यूज़ सुनने के बाद जो है वो कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो फंड में आ गए। फंड जो है वो फ़ियर और अनसर्टेनिटी और डाउट का मोमेंट हो जाता है। उसमें आने के बाद जो है वो थोड़ा-सा उन्होंने चीज़ों को कैश आउट करना शुरू हो गया। तो अब जो है मार्केट थोड़ा और रिकवर कर गई है। तो ये बताने का मकसद ये है, ये पॉइंट बताने का मकसद ये है कि कॉइन की जो वैल्यू होती है, या कॉइन्स जो भी चल रहे हैं उनकी जो वैल्यू है, एक तो वो प्रोपोज़िशन चल रही है, वो हो रहा है, ठीक है। बट मेजरली जो मार्केट रन कर रही है, वो ज़्यादातर जो है वो अनाउंसमेंट्स और ट्वीट्स पे रन कर रही है। इसी से रिलेटेड जो दूसरे अनाउंसमेंट्स और ट्वीट्स आते रहते हैं, वो पॉज़िटिव हों, तो मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है, और अगर नेगेटिव हो तो वो डिक्रीज़ की तरफ आ जाती है, थोड़ा-सा एक करेक्शन आ जाता है और फिर रिकवरी हो जाती है। इस तरीके से लास्ट 3-4 मंथ से जो है वो ये हो रहा है। अब इसी के अंदर एक ऐसा कॉइन जिसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं है, और जिसका कोई भी जो है, तो कहना चाहिए, एक्चुअली देखा जाए तो इसकी एज़ अ फन जो है वो क्या कहते हैं, 2 डेवलपर्स ने इस कॉइन को निकाला था आज से एप्रोक्सिमेटली 7 टू 8 इयर्स अगो। इनिशियल पायनियर में थे वो। 2011-2012 का ये कॉइन है, और इसको डॉगी कॉइन कहते हैं। और इसको जो है, मतलब इसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं है। यानी कि मतलब ना तो ये किसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, ना तो ये इसमें आपको कोई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ना तो कोई ऐसी चीज़ है कि किसी पेमेंट ऑप्शन में इसको आप यूटिलाइज़ कर सकें। तो देयर इज़ नो यूटिलिटी ऑफ डॉगी कॉइन, ठीक है? और डॉग यानी कि डॉग के ही उसके से जो है वो ये कॉइन भी निकाला गया था, जस्ट फॉर द फन। और कम्युनिटी एक बनाई गई, जो इट्स अ वेरी फन लविंग कम्युनिटी, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? वो एक कम्युनिटी है और वो इसको रन कर रही है, क्योंकि कॉइन्स आर यूजुअली रन बाय द कम्युनिटी। दे आर डेवलप्ड बाय द कम्युनिटी एंड रन बाय द कम्युनिटी एंड ऑपरेटेड बाय द कम्युनिटी। इसलिए कोई सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज़्ड कॉइन्स होते हैं, और डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिटीज़ ही जो है वो इसको रन कर रही होती हैं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है, या पूरा का पूरा जो डॉगी कॉइन है वो रन है, वो हो रहा है एक कम्युनिटी से, जो कि फन लविंग कम्युनिटी है। मगर अब इसकी प्राइस को अगर आप देखें तो वॉल्यूम या जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो ईयर टू डेट अगर हम देखते हैं तो 1st ऑफ जनवरी से लेके अभी तक ये 5000% गेन ले चुका है। लास्ट 1 वीक 1 टू 2 वीक्स में, लास्ट 1 टू 2 वीक्स में अगर देखा जाए तो ये 400% प्लस जो है वो ऊपर जा चुका है। फॉर नथिंग, ओनली द ट्वीट्स। इलॉन मस्क का ट्वीट आ गया कि भाई हम इसको सपोर्ट करते हैं, या आई लाइक इट, तो उसके बाद वो आगे ऊपर चला गया। किसी और का उसमें आ गया सपोर्ट में ट्वीट, तो ऊपर चला गया। अभी अगर इसी के ही केवाईसी और एएमएल रेगुलेशन का ट्वीट आ जाएगा तो नीचे आएगा। तो दीज़ आर द थिंग्स, द मेन पर्पज़ इज़ दैट कि टेक्नोलॉजी हो। जो टेक्नोलॉजी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से पुट फॉरवर्ड करना, और अब जो नया दौर शुरू होगा, जो नया जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वो होगी एंटरप्राइज़ सॉल्यूशंस की। अब इन्हीं जो पब्लिक चेन्स हैं या प्राइवेट चेन्स हैं, या उन्हीं के फोर्स को लेकर एंटरप्राइज़ ब्लॉकचेन्स आएँगी, और एंटरप्राइज़ेज़ जो हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ से लेके लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज़ेशंस तक ब्लॉकचेन के ऊपर आएँगी। और इसमें भी जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी वही लोग रहेंगे, जो अर्ली एडॉप्टर्स होंगे या अर्ली पायनियर्स होंगे। इसी को देखते हुए जो है वो हमने अपने ब्लॉकचेन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि इस वक़्त अगर देखा जाए तो बाइनेंस की स्मार्ट चेन इस इतना ज़्यादा जो है वो फ़ेमस हो गई, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर आ गए। उसकी 2 बहुत ही बड़े रीज़न थे, और उनमें से एक था कि इथेरियम की अपनी चेन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गई थी, नेटवर्क बिज़ी हो गए थे, ठीक है? और फ़ीस बहुत हाई हो गई थी। तो उसमें एक ट्रांज़ैक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था ऑल टुगेदर, मतलब प्रोसेस होने में, और जब आप ज़्यादा फ़ीस पे करते थे तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाती थी। तो इसी वजह से जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फाइनेंस स्मार्ट चेन पे चले गए। इसी तरीके से जब दूसरी चेन्स आती जाएँगी तो इस ये डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है कि हम अपनी डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं।
और उसका हमारी पूरी कोशिश है कि Q2 के एंड तक जो है वो एक टेस्ट नेट हम देने में कामयाब हो जाएँ और ग्रेजुअली जो है वो हमारा ZFL की स्वैपिंग हो। तो दैट इज़ वन ऑफ द सिनेरियो विद आवर ओन इकोसिस्टम। बस द पॉइंट इज़ द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जो है वो होनी चाहिए। सो कॉइनबेस हो गया या दूसरे एक्सचेंजेस हो गए या ज़ेडएक्सी हो गया, विद इन एन इकोसिस्टम कुछ ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होनी चाहिए कि जो कि प्रोसेस हो सके, जो कि आगे बढ़ सके और इस तरीके से जो है वो एडॉप्ट हो सके कि उसकी यूटिलाइज़ेशन हो। अगर आप एक कॉइन उसमें इकोसिस्टम में रिलीज़ करने जा रहे हैं तो उसकी एडॉप्शन हो और उसकी जो है वो यूटिलिटी हो। तो ये एक चीज़ थी जो यहाँ पे डिस्कस करनी थी, उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक और चीज़ जो डिस्कस करना चाहूँगा और ये हम लोगों को शायद यहाँ पे स्क्रीन पे ये चीज़ छोटी नज़र आ रही होगी, बट जब ये इनिशियल डिस्कशन शुरू हुए थे 2010 और 2011 में, इनफैक्ट 2014 और 15 में भी जब हम लोग ये डिस्कस करते थे और जब ये गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे जब बात होती थी, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ज़्यादा था कि ब्लॉकचेन जो है वो इज़ ओनली अ बिटकॉइन। जबकि बिटकॉइन को अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन ऑन योर होल मोबाइल और पूरा जो होल मोबाइल का सेटअप है वो हमारा ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी, बहुत ही डिटेल टेक्नोलॉजी है, ठीक है? और इसी के अंदर जो है जब हम बीटीसी या बिटकॉइन की बात करते थे तो ये भी कहा जाता था कि सतोशी नाकामोटो हू इज़ द इन्वेंटर एंड द डेवलपर ऑफ दिस बिटकॉइन चेन, ठीक है, जिन्होंने बनाया था उनको किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, बट द पॉइंट इज इट डिपेंड्स कि ये हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो और कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि ये जो रॉथशाइल्ड जो पूरे बैंकिंग जायंट्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की बैंकिंग को एक तरह से कंट्रोल भी करते हैं और उसका बड़ी हद तक जो कंट्रोल उनके हाथ में है बैंक्स का और ड्यू टू देयर पोजीशन क्योंकि वो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकिंग जायंट्स ग्रुप, ठीक है? तो ये भी कहा जाता था कि इसका जो वो है डेवलपमेंट वो हो सकता है कि इसी ग्रुप ने कराई हो। बट दैट वाज़ अ इनिशियल असम्पशन, ये एक असम्पशन्स थी, प्रेडिक्शंस थी कि हाँ भाई इस तरीके से हो रहा है। बट ये जो सामने एक जो छोटी-सी न्यूज़ है और इसमें यही है कि रॉथशाइल्ड इन्वेस्टमेंट ग्रुप कॉर्प स्नैप्स अप क्वार्टर ऑफ अ मिलियन शेयर्स इन ग्रेस्केल ईथ ट्रस्ट। ग्रेस्केल इस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो ट्रस्ट है और ईटीएफ का और इसमें जो है वो $50 बिलियन प्लस की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये टोटल इन्वेस्टमेंट में से तकरीबन 60% जो है वो बिटकॉइन में है, 40% इथेरियम और दूसरे कॉइन्स में है। तो अभी बीटीसी में जो है वो रॉथशाइल्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्प का तो ऑलरेडी वो था, बड़ा शेयर अब जो है वो 8346 जो है वो शेयर्स और भी लिए लिए जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है क्योंकि ये एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, तो जब भी कोई नई चीज़ करते हैं आप या कुछ करने जाते हैं तो एसईसी को उसकी पूरी सबमिशन क देते हैं रिपोर्ट कि हमने एडिशन किया है। तो ये 8000 एप्रोक्सिमेटली जो 654 शेयर्स हैं वो 8346 शेयर्स सॉरी, तो वो जो है उसका भी सबमिशन तो वो होल्डर हो गए हैं और इस बार उन्होंने ईद के जो है वो शेयर भी ले लिए हैं ग्रे स्केल में। बट यहाँ पे जो पॉइंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है कि बहुत सारे मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस और इस तरह के जो बड़ी जो बैंकिंग जायंट्स वो ग्रेजुअली इन्वॉल्व होना और ये इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है वो ग्रेजुअली इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट और ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही और या उसके ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम्स को ही या इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0 की एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजीज़ को ही जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। तो ये एक कुछ पॉजिटिव साइंस हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो डिस्कस हुई हैं और यही हमारा एक छोटा-सा टेक्निकल सेशन होता है जिसमें हम रिव्यू करते हैं अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के साथ कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और हमारा जो आईपीओ फेज़ है वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट और वो किसी